बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, सुफ़रा, सुदा, बलगम और खून, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं, यानी इखलात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इखलात जो हैं वो पैदा कहाँ पे होती हैं। इखलात जो पैदा होती हैं उसमें किस चीज़ का अहम रोल है। तो आइए नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं आपको याद करवा दूं कि हमारे जो व्लॉग हैं उनमें सबसे पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया कि अरकान क्या होते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि अखलात क्या हैं, फिर मैंने आपको बताया कि मिजाज क्या होता है, मिजाज की इकसाम आपको बताई। आज हम बात करेंगे कि इखलात पैदा कहाँ पे होती हैं। और ये तो आप जान चुके हैं कि इखलात चार होती हैं, यानी सुदा, सुफरा, बलगम और खून। हमारे यहाँ पूरी बॉडी के अंदर चार किस्म के हजम होते हैं। सबसे जो पहला हजम होता है उसको हजम मैदा कहा जाता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमिक, यानी मैदे का निज़ाम इनहजाम। तो जब मैदे में कोई भी हम खुराक लेते हैं, फल की शक्ल में या फिर किसी अनाज की शक्ल में, या फिर हम कोई भी जूस लेते हैं, कोई लिक्विड, कुछ भी हम खाते या पीते हैं, तो उस सूरत में पहला हजम जो है वो मैदा छोटी आंत और बड़ी आंत में मुकम्मल होता है। मैदे के अंदर जो है वो खमीर पैदा होके छोटी आंत में जाता है और वहाँ पे पित्ते से सफरा जो है वो स्प्रेड होता है और बाकी जो जूसेस हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। तो वहाँ पे एक पेस्ट या ली तैयार हो जाती है जिसको कैलूस कहा जाता है। तो ये पहला हजम होता है। अभी यहाँ पे खिल्लत पैदा नहीं हुई, कोई भी खिल्लत नहीं बनी, अभी यहाँ पे कैलूस बना है। अब दूसरा हजम जो है वो जिगर में होता है। जिगर के अंदर आप समझ लें कि केमिकल फैक्ट्री है और वहां पे जब दूसरा हजम होता है, यानी वो जो कैलूस है वो कैमूस में तब्दील होता है। जब वो कैमूस में तब्दील होता है, यानी खुराक जो है जो मासरिका की मदद से जिगर तक आती है वो पकती है। अब जब वहां पे पकती है तो वहां पे इखलात पैदा होती हैं और जो कच्ची खुराक रह जाती है वो वहां से निकलकर, या हम इसको इस तरह से कह लें कि जो गैर ज़रूरी खुराक होती है जिगर उसको वहां से वापस गुर्दों की तरफ भेज देता है और वो बजरिया यूरिन खारिज हो जाती है। दूसरा जिगर का जो बड़ा अहम रोल है वो ये है कि इखलात को बनाना। जिगर के अंदर ही सुदा बनता है, जिगर के अंदर ही सुफरा बनता है, जिगर के अंदर ही बलगम बनती है और जिगर के अंदर ही खून बनता है। यानी आप कह लें कि जिगर जो है वो एक केमिकल इंडस्ट्री है। चारों इखलात वहां पे बनती हैं। यानी कैलूस के बाद जब कैमूस होता है तो वहां पे इखलात पैदा हो जाती हैं, इखलात बन जाती हैं। और फिर तीसरा हजम जो है, ये जो चारों हजम है इनके हवाले से भी मैं अलग से एक वीलॉग बनाऊंगा, लेकिन अभी मेरा समझाने का मकसद ये है कि खिलात, अखलात या खिल्लत जो है वो कहाँ पर बनती है। वो जिगर बनाता है, जिगर ही सुदा बनाता है, जिगर ही सुफरा बनाता है, जिगर ही खून बनाता है और जिगर ही बलगम बनाती है। ये यहाँ पे एक फंक्शन है केमिकल्स का कि वो खुराक, यानी वो कैमूस जो जल जाता है, बर्न हो जाता है, वो सुदा में कन्वर्ट हो जाता है और वो तलछट की तय की तरह नीचे बैठ जाता है। और जो कच्चा रह जाता है वो बलगम होती है और जो पक जाता है वो खून होता है और जो ऊपर ऊपर तैरता है जाग की मनिंद वो सुफरा होता है। तो यहाँ पे ये बात समझ लें कि इखलात जो हैं वो बाहर से नहीं ठोंसी जाती, बल्कि जो खुराक हम खाते हैं उन्हीं से ही इखलात बनती हैं। तो इखलात की कमी या ज्यादती कैसे वाक़या होगी, अब यहाँ पे ये पॉइंट समझने वाला है। पहली तो बात ये है कि चूंकि ये दूसरे हजम का मामला है इखलात को बनाने का, लेकिन दूसरे हजम में जो चीज़ जाएगी, यानी जो कैमूस जाएगा, वो कैलूस के ज़रिए होता हुआ वहाँ तक पहुँचेगा
तो यहाँ पे जो हम उसको फीड दे रहे हैं वो भी बड़ी इम्पोर्टेंस की हामल है। यानी अगर हम वो खुराकें या वो ग़िज़ाएँ खाएंगे जो कि बलगमी मिजाज की हामल हैं, तो जिगर में बलगम ज़्यादा बनेगी, यानी कैमूस से बलगम ज़्यादा बनेगी। और अगर हम खून पैदा करने वाली खुराकें या ग़िज़ाएँ जो हैं वो खाएंगे, तो वो कैलूस जो है उसमें खून पैदा करने वाली खूबी ज़्यादा होगी और कैमूस जो है उसको खून में जल्दी कन्वर्ट करेगा और वहाँ पे खून की किल्लत जो है वो ज़्यादा बनेगी। इस तरह से अगर हम सदावी मिजाज की ग़िज़ाएँ खाएंगे तो दिन सुदा ज़्यादा पैदा होगा, और अगर हम सफरावी मिजाज की चीज़ें खाएंगे तो सुफरा ज़्यादा पैदा होगा, यानी खिलते सुफरा जो है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे बड़ी वाज़े तौर पर मैं चीज़ को एलेबोरेट कर रहा हूँ कि गर्म खुश्क चीज़ें खाने से सुफरा ही ज़्यादा पैदा होगा। कैमूस जो कन्वर्ट हो रहा है इखलात में, उसकी जो बेस है वो कैलूस है, यानी वो ग़िज़ा है जो कि हमने खाई है। तो ये डिपेंड करता है कि आप खा क्या रहे हैं। अगर आप खुश्क चीज़ें यानी सर्द खुश्क चीज़ें खा रहे हैं और आप कहें कि खिलते खून ज़्यादा जिगर बना देगा, तो शायद वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल आप उसको दे रहे हैं वही प्रोडक्ट उसने तैयार करनी है। तो ये तो हो नहीं सकता ना कि आप रॉ मटेरियल कुछ और दें और प्रोडक्ट कुछ और बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्ट वही तैयार होगी जो रॉ मटेरियल होगा। तो आपने जो खाया पिया उसका जो मिजाज था उस हिसाब से कैलूस बना, और कैलूस जब कन्वर्ट हुआ कैमूस में, यानी जिगर ने उसको अपना केमिकल रिएक्शन करके किया, तो वो ही चीज़ बननी है जो आपने बीज बोया है। तो मेरा ख्याल आपको ये समझ आ गई होगी बड़ी शॉर्ट वर्डिंग में कि वही ग़िज़ा कैलूस बनेगी और वही यानी उसके जो ख़ास होंगे वो ही कैमूस और इखलात में कन्वर्ट होगा। पहला तो ये हो गया जी आपका 60-70% मामला कि इखलात कम या ज़्यादा कैसे होती हैं। बाकी आ जाता है जी कैमूस के अंदर, यानी लीवर के अंदर। अब लीवर जो है वो बजाते खुद जो है वो इखलात को पैदा करता है। अगर आपका लीवर डिस्टर्ब है, यानी लीवर सही काम नहीं कर रहा, तो देन क्या होगा? देन वो जो 40% टिश्यूज हैं इखलात के कम या ज़्यादा होने के, वो वहाँ पे होंगे। 40% नहीं, वो कह लें कि 20-30% होंगे, क्योंकि अभी तीसरा हज़म हज़म अरूकी है और फिर चौथा हज़म जो है हज़म अज़वी, यानी जो हमारे एज़ा हैं उनका जो हज़म है वो भी बाकी है। तो ये चारों हज़म के हवाले से भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। लेकिन जो डिजीज़ की बेस है ना जी, वो है आपका कैलूस, यानी आपने जो खाया पिया वो जो कैलूस में कन्वर्ट हुआ, स्टोमिक और छोटी आंत ने उसको किया, और फिर वहाँ से जो आपका कैलूस जो है वो जिगर की तरफ गया, जिगर ने उसको कैमूस में कन्वर्ट करके इखलात में बदल दिया। तो ये सारा मामला है इखलात की डिस्टर्बेंस का। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि अगर आपका लीवर प्रॉब्लम में है, यानी उसमें आपने जो कैलूस दिया, बलगमी देते रहे, एट द एंड उसने क्या किया? उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो अपनी जो इम्यूनो सिस्टम या कुव्वत मदाफ़त है उसके साथ मिल के आपका जो आपने बलगमी कैलूस दिया था उसको चारों इखलात में बदलने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन एट द एंड वो हार गया और उसने बलगम की जो खिल्लत है वो ज़्यादा पैदा करना शुरू कर दी, और खिलते बलगम जो है वो अरूक के ज़रिए, यानी आपकी जो वरीदें हैं उनके ज़रिए बलगम जो है वो तमाम एज़ा तक पहुंची, और फिर उन अज़ा तक जाके हर जगह पे जहाँ पे बलगम नहीं चाहिए थी वो बलगम वहाँ पे, यानी खिलते बलगम वहाँ पे पहुंची, और फिर अमराज ने जन्म लेना शुरू कर दिया। आपने फिर भी अगर ख्याल नहीं किया तो फिर मेरा ख्याल है ज़्यादती की है।
इसी तरह से ही बाकी इखलात जो हैं, सुफरा, सुदा और बलगम और खून, चारों इखलात, अगर आप लगातार जो है वो गर्म खुश्क गर्म खुश्क गर्म खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करते रहें और ये कहें कि खिलते सुफरा ज़्यादा ना हो, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं वो खिलते सुफरा का दे रहे हैं और वहाँ पे आप ये उम्मीद लगा के बैठ जाएं कि नहीं जनाब खिलते सुफरा बढ़ेगा नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। तो मैं साइंटिफिकली और लॉजिकली आप लोगों के सामने चीज़ों को अया कर रहा हूँ। तो जिन लोगों की खिलते सुफरा बढ़ जाएगी उसको आप गुद्दी मिजाज भी कह सकते हैं, पित्त दोष की ज़्यादती भी कह सकते हैं और सुफरा की ज़्यादती भी कह सकते हैं और गर्म मिजाज भी उसको कह सकते हैं। तो चूंकि इखलात वहाँ से पैदा होने के बाद अरूक के ज़रिए एज़ा तक पहुँचती हैं, यानी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन पूरी है और जहाँ जहाँ पे जाके ऑर्गन्स या एज़ा जो कि कुछ हयाती अज़ा होते हैं, इन्हें अज़ाए रैसिया कहा जाता है, जो कि बाकी जो मतहत अज़ा हैं उनके सरदार होते हैं, एट दी एंड आपकी वो किल्लत उसको भी जाके डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। तो फिर आप कहते हैं जी कि आपका नैरो सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम में आ गया है, जिसका बादशाह या सरदार जो है वो दिमाग है। बल्कि कई हुक्मां ने तो कहा है कि पूरी बॉडी का जो सरदार है वो दिमाग है, लेकिन इसको अगर हम अलग अलग ही समझें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन हैंडल करने वाला है वो दिल है, और दिल जो बजाते खुद है वो उस ज़लात का सरदार है। और अगर आप सुदा की मकदार इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगे कि सरदार के लिए परेशानी बन जाएगी तो उसके मतहत क्या करेंगे। इस तरह से आपका जितना भी ग्लाइंड सिस्टम, जिसमें गदद जाज़बा और गदद नाकला, ये आगे जाके इंशाल्लाह हम बातें करेंगे, वो बजाते खुद यानी जो पूरी टीम का लीडर है या सरदार है या अज़ू राइस, मेरी ये वर्डिंग थोड़ी सी होती है, कुछ लोग कहते हैं जी आप उज़ू कह देते हैं तो उज़ू से मुराद कुछ और होता है, मैं माजरत खाऊं, एज़ा या फिर इसको आप ऑर्गन कह लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये वो सारी मामलात थे कि इखलात कहाँ पे पैदा होती हैं और अनबैलेंस कैसे होती हैं। तो पहला तो अनबैलेंस जनाब हमारी खाने पीने की जो रूटीन है, वो अगर हम एक ही चीज़ के मिजाज की चीज़ें खाते और पीते रहेंगे तो वो रॉ मटेरियल ही आप गलत दे रहे हैं। तो आप अगर ये एक्सेप्ट करें कि वहाँ पे खिल्लत सही आ जाएगी तो खिल्लत सही, चारों खिल्लत बैलेंस नहीं बनेगी। दूसरे नंबर पर जो दूसरा हज़म है, जिसको जिगर का हज़म भी कह सकते हैं आप, तो जिसमें आपका सेकंड हज़म में इखलात बननी है, यानी कैमूस और इखलात बननी है, तो उसका भी एक अहम रोल है कि अगर जिसने इखलात बनानी है वो ही डिस्टर्ब होगा तो इखलात बैलेंस नहीं बनाएगा। तो लिहाजा पहले दो हज़म जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के अमल है। तीसरे हज़म में ये है कि आपका जो पहला मामला है उसमें ये हो कि वो एक खिलत बढ़ती रहे तो फिर वो जाके आपकी शरियानों और वरीदों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जैसे ये बहुत से अमराज हैं, सदावी अमराज, कोलेस्ट्रॉल का हो जाना, यूरिक एसिड का हो जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, अंतड़ियों के अंदर जो है वो फैट का जमा हो जाना, जिगर के बजाते खुद जिगर का फैटी हो जाना, ये वो सारे मामलात हैं जो कि आपके दूसरे हज़म को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे फिर इखलात जो है वो बढ़ जाती हैं और अनबैलेंस हो जाती हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी ग़िज़ा जो है वो उसको ठीक करना होगा। दवाई के साथ साथ ये ज़रूरी है। मैं ये बताऊंगा कि तरीका इलाज जो है वो कौन कौन से हैं, यानी आपके इलाज के हवाले से आप किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी खुराक, आपकी ग़िज़ा है। इसको इलाज बिल ग़िज़ा भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर इलाज बिल दवा है, यानी अद्वियात जो हैं वो सपोर्ट करती हैं आपकी इखलात को बैलेंस करने के लिए। बेसिकली वो अद्वियात भी हम इखलात को मद्देनज़र रख के कर रहे होते हैं। और उसके अलावा अद्वियात के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका मिजाज तो हो सकता है कि अगर मैं गर्म खुश्क की बात करूं, मिजाज हो सकता है सेम हो, लेकिन उसका जो बेनिफिट है
वो अलग अलग होगा, हर आर्गन के लिए वो अलग होगा। तो आगे चलते जाएंगे, लेक्चर्स वीडियोस आती जाएंगी, आप लोगों की जो सपोर्ट है वो मुझे चाहिए होगी। आपके जो सवालात बनते हैं आप वो सवालात अपने करते जाएं। हमारा आज का जो व्लॉग है सुदा सफरा बलगम के ऊपर, वो चौथा व्लॉग है। अभी इसके ऊपर शायद को 15-16 व्लॉग बनाएंगे हम लोग, तो फिर जाके ये कवर अप होगा। इतनी जल्दी ये कवर अप नहीं होगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप पेशेंट को देख कर बता देंगे कि कौन सी किल्लत पड़ी हुई है। इसके अलावा कुछ सवालात हैं जो कि मेरी जो वेबसाइट है nazirherbalcure.pk, उसके ऊपर वो पूरा एक क्वेश्चनर है। वो इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगा कि वो क्वेश्चनर क्या है और किस तरह से आप वो सवालात लिख कर रख लें, लोगों को आप चेक कर सकते हैं, या फिर बाय फ़ोन आप उनको क्वेरी भेज सकते हैं कि ये इसमें आपका कौन सा प्रॉब्लम है, तो वो आपको बता देंगे। फिर इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे वो लक्षण या फिर आप कह लें कि अलामात जो हैं वो किस किल्लत की कौन सी होती हैं, ये भी एक व्लॉग बनेगा। और इसके अलावा ये भी एक व्लॉग बनेगा कि इखलात जो हैं वो सने बलोगत में, नौमरी में, फिर नौजवानी में, बुढ़ापे में और बचपन में किस तरह से होती हैं इखलात, यानी सुदा सफरा और बलगम। और फिर वक़्त के लिहाज से, यानी मॉर्निंग में कौन सी किल्लत ज़्यादा होती है, फिर दोपहर के वक्त कौन सी किल्लत ज़्यादा होती है, इवनिंग में कौन सी ज़्यादा होती है और नाइट में कौन सी ज़्यादा होती है, ये भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी बात मुझे याद आ गई। लोग कहते हैं कि खाना जो है वो जैसे दिन का खाना सुबह मॉर्निंग सूरज तुलू होते ही खा लें, और शाम यानी रात का जो आपका खाना है वो सूरज ग्रूब होने से पहले पहले खा लें। तो ये भी एक बड़ी लॉजिकली बात है। इसके बैक एंड पे क्या है वो भी इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊंगा कि मौसम जो है हमारे पास, चूँकि पाकिस्तान में मैं हूँ और पाकिस्तान में अल्लाह ने 4 मौसम दिए हैं और चारों इखलात हर मौसम में अलग अलग है। जैसे अब सर्दी का मौसम आने वाला है तो अभी सौदावी मरीज़ जो है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सर्दी के मौसम में चूँकि इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट जो है हमारी बॉडी के ऊपर, वो सर्द खुश्क होता है, तो वो किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं मौसम हमें। इसके अलावा एक्सरसाइज या आपका जो आयुर्वेदिक है वहाँ पे योगा है, तो वो क्या इफ़ेक्ट करता है बॉडी के ऊपर। इसके अलावा मेंटली अप्रोच या थिंकिंग अप्रोच जो है वो इखलात को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। तो ये तकरीबन कोई 16, 17, 18, 20 व्लॉग बनेंगे, और मुकम्मल आपको अगर इन सब व्लॉग को आपने एक दफ़ा भी सुन लिया तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि कम से कम आप अपनी बॉडी की इखलात को मैनेज कर सकेंगे। फिर एक मुझे याद आ गया कि ये जो अग़ज़िया या हम जो खुराक लेते हैं उसके हवाले से भी 3-4 व्लॉग बनने हैं कि कौन सी ग़िज़ा जो है वो किस किल्लत की हामिल होती है, और कौन से लिक्विड जो हैं या कौन से आयल जो हैं उनकी इखलात कौन सी होती हैं। तो खैर बहरहाल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा थोड़े से हौसले के साथ। लेकिन ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं जो कि शायद कोई तबीब जो है वो इन चीज़ों को आया या वाज़े ना करे और इस तरह से एक्सप्लेन ना करे। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर किसी भाई को ये मेरा थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन है उसमें अल्फाज के हवाले से कोई शिकवा हो तो मैं उसके ऊपर मादरत खा हूँ। हो सकता है मेरे अल्फाज का जो चुनाव है या मेरी लैंग्वेज जो है वो शायद थोड़ी किसी को इरिटेट करे। दूसरी सूरत में ये जो लेंदी वीडियो है, यानी उसकी जो टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसके ऊपर भी मैं माजरत खाऊँगा। अगर मैं ये शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा तो फिर मैं भी वही व्लॉगर हूँगा जो कि किताबों के ऊपर से देख के छोटे छोटे चुटकुले आपको बताते हैं, हालांकि उन चुटकुलों का मिजाज ही ठीक नहीं होता, उनमें जो वो मरकब बना रहे होते हैं वो मरकब ही ठीक नहीं होते। तो बहरहाल उनकी वीडियोस बड़ी रैंक करती हैं। मुझे इस हवाले से शिकवा रहता है कि जितनी मेहनत मैं करता हूँ एक व्लॉग को बनाने के लिए, शायद इसमें कोई एक तो मेरी एजुकेशन है तिब के रिलेटेड, दूसरा मेरा फैमिली बैकग्राउंड हिस्ट्री है तिब के रिलेटेड, और तीसरा मेरा इसमें एक्सपीरियंस है, और फिर मैं चीज़ों को रिसर्च करता हूँ। तो एक व्लॉग को इकट्ठा करने के लिए मुझे कम से कम 24 घंटे दरकार होते हैं ताकि मैं आपको बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं।
अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, इखलात को लाजमी बैलेंस कीजिएगा, और खुराक का जो है वो शेड्यूल या स्केजुअल या वो क्या कहते हैं चार्ट या टेबल, वो अपनी किल्लत के हिसाब से जो है वो लाजमी एडजस्ट कीजिएगा कि आपको कौन सी खुराक जो है वो लेनी है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि इलाज के हवाले से कुछ भाइयों के सवालात भी आए हुए हैं, लेकिन सवालात का जो सिलसिला है उसके ऊपर भी मैं जाता हूँ। अभी मैं ज़रा बेसिक्स जो हैं वो आपको समझा दूँ, फिर उसके अलावा आपके सवालात जो हैं वो इंशाल्लाह हम लेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हर वीकेंड पे आप लोगों के जितने भी सवालात आए हों उन सबको प्रिंट करके और वो 1 बाय 1 सवालात जो हैं उनके ऊपर व्लॉग बनाया जाए, और एक ही व्लॉग में कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम सवालात जो हैं वो जो आपकी तरफ से आए होंगे उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।